हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हम फर्दर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इंटरिम डिविडेंड हम किसे कहते हैं? वैसे तो देखिए, जब भी कोई डिविडेंड दिया जाता है तो वो कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट्स में से प्रोवाइड करती है, और प्रॉफिट्स जब भी कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं, जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और जब एक साल ख़त्म होने के बाद फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उस प्रॉफिट्स में सारी पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसमें से डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि कई बार कंपनी जो है साल के बीच में ही, क्योंकि कंपनी में हो सकता है कि प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हों, ह्यूज प्रॉफिट्स हों, तो कंपनी साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, जिसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। तो अब ये इंटरिम डिविडेंड जो है वो कहाँ से कंपनी, अगर हम ये होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स में यहाँ पर डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी की, कि अगर सब्सिडरी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो इंटरिम डिविडेंड कब उसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से देना है या पोस्ट एक्विजिशन में से देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम ये देखते हैं दैट व्हेन एक्विजिशन इज ड्यूरिंग द ईयर, की एक्विजिशन साल में कब किया गया है। अगर साल के बीच में किया गया है तो किस टाइम पर किया गया है। सेकेंड, व्हेन एक्विजिशन इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो उसी फर्स्ट डे को ही उस साल के एक्विजिशन किया गया। तो ये दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं इंटरिम डिविडेंड के केस में, कि एक्विजिशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है, और एक्विजिशन जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस के टाइम पर जो ट्रीटमेंट है इंटरिम डिविडेंड का, वो डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट कैसे होगा? फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड व्हेन एक्विजिशन इज ड्यूरिंग द ईयर। वो क्या, आपने इसको भी स्टेप वाइज करना है। वन इज शो द इंटरिम डिविडेंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड में इंटरिम डिविडेंड शो करना है। देन डिवाइड द इंटरिम डिविडेंड इनटू टू पार्ट्स, प्री इंटरिम डिविडेंड एंड पोस्ट इंटरिम डिविडेंड। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है तो ड्यूरिंग द ईयर हमने डिवाइड करना है कि उसमें से प्री इंटरिम डिविडेंड कौन सा है और पोस्ट इंटरिम डिविडेंड कौन सा है। देन डिडक्ट द प्री इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द प्री प्रॉफिट्स एंड पोस्ट इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द पोस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ भी ये सिंपल है कि जो प्री इंटरिम मतलब एक्विजिशन की डेट से पहले का डिविडेंड है वो कब दिया जाएगा, वो कहाँ से दिया जाएगा, प्री प्रॉफिट्स में से। और जो एक्विजिशन की डेट के बाद का इंटरिम डिविडेंड है वो पोस्ट प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। और होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा इंटरिम डिविडेंड में? इंटरिम डिविडेंड इनटू द एक्विजिशन परसेंटेज इनटू प्री पीरियड, कि जितना भी प्री पीरियड का प्रॉफिट है उसमें से होल्डिंग कंपनी को कितना इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, जितना कि उसने एक्वायर किया है। ठीक है, उसका एक्विजिशन का परसेंटेज जो होगा। देन डिडक्ट द होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द अमाउंट पेड एंड द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर होल्डिंग कंपनी ने जितना भी परचेज कंसिडरेशन दिया है सब्सिडरी को, उसमें से इंटरिम डिविडेंड को हम लेस कर देंगे, और उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में से जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं वहाँ पर उसको शो किया जाएगा, मतलब डिडक्ट करके। देन ट्रीटमेंट व्हेन एक्विजिशन इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और अगर फर्स्ट डेट को ही है, अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट को ही एक्विजिशन है, देन द इंटरिम डिविडेंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये तो पता ही है कि इंटरिम डिविडेंड हमने कहाँ शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर साल के शुरू में ही एक्विजिशन है तो सारा का सारा इंटरिम डिविडेंड कहाँ से जाएगा, पोस्ट प्रॉफिट्स में से, क्योंकि साल के शुरू में ही एक्विजिशन हो गया तो बाकी का पूरा साल जो क्या रहा वो पोस्ट एक्विजिशन का रहा। ठीक है।
तो चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 23। On 31st March 2001, the balance sheet of S Limited and S Limited stood as follows. Shareholder funds, शेयर कैपिटल 100 ईच, ये आपको शेयर कैपिटल बताई है। रिजर्व्स 1 अप्रैल को दिए हैं। देखिए आपको ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2001 की दी है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स, एसेट्स गिवन है। इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 6 लाख, 70% शेयर्स खरीदे हैं, तो 6 लाख का 70% कितना हुआ, 4,20,000 के शेयर्स कितने में खरीदे हैं, 6 लाख में, ज़्यादा में खरीदे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस हमारा क्या आएगा, गुडविल आएगा। लेकिन देखते हैं क्योंकि इसमें डिविडेंड भी होगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। देन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन द 1 अक्टूबर 2000। अब डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए क्या है, 1 अक्टूबर 2000 है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक है। तो 1 अक्टूबर 2000 को अगर एक्वायर किया है तो यहाँ पर हमें पहले क्या लेना है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन करना है। देन ऑन 1 अप्रैल 2000 ऑन विच डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख, और 1 अप्रैल को सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था, 2 लाख का था। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001, और इंटरिम डिविडेंड फिर कितना था, 10%। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। तो किस डेट को एक्वायर किया गया था, 1 अक्टूबर 2000। तो 1 अप्रैल 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2000 तक कितना टाइम हुआ, 6 मंथ, तो ये हुआ प्री पीरियड। और पोस्ट पीरियड हमारा होगा 1 अक्टूबर 2000 से लेके 31 मार्च 2001 तक 6 मंथ। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सब्सिडरी का 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, और इंटरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया गया था, 10%। तो 6 लाख का 10% कितना होगा, 6 लाख का 10% हो गया 60,000। सब्सिडरी ने 60,000 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर 1,60,000। अब 1,60,000 को आपने करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना है। 1,60,000 का हाफ यानी कि 6 मंथ का 80,000, दिस इज रिलेटेड विद द प्री पीरियड, एंड पोस्ट पीरियड 1,60,000 इंटू 6/12 80,000, ये आपका आ गया पोस्ट पीरियड का। इंटरिम डिविडेंड फॉर द प्री पीरियड एंड द पोस्ट पीरियड, तो टोटल इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है, ये तो प्रॉफिट आ गया। इंटरिम डिविडेंड दिया है 60,000 का, तो 60,000 का जो इंटरिम डिविडेंड है वो कितना प्री पीरियड वाले प्रॉफिट में से दिया जाएगा और कितना पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में से दिया जाएगा, उसका कैलकुलेशन करना है। 60,000 अगर इंटरिम डिविडेंड है तो उसका 6 मंथ का यानी कि 30,000 दैट इंटरिम डिविडेंड इज रिलेटेड विद द प्री पीरियड, एंड 60,000 इंटू 6/12 ये जो 30,000 रिमेनिंग है, दिस इंटरिम डिविडेंड इज रिलेटेड विद द पोस्ट पीरियड। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट्स। प्री प्रॉफिट्स में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या था साल के शुरू में, एक्विजिशन से पहले 2 लाख, रिजर्व्स का भी 3 लाख ये गिवन है आपको, रिजर्व्स ये आपको यहाँ पर दिए हैं 3 लाख। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट प्री पीरियड का कितना है, 80,000 एंड माइनस इंटरिम डिविडेंड। अब इसमें से इंटरिम डिविडेंड कितना दे दिया, 30,000। तो ये सारी कैलकुलेशन की तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया, 5,50,000। अब हमें पोस्ट प्रॉफिट लेने हैं। पोस्ट प्रॉफिट है हमारे पास 80,000। 80,000 के पोस्ट प्रॉफिट्स में से इंटरिम डिविडेंड दे दिया 30,000, तो बाकी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना बचा, 50,000। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड अगर 60,000 है तो होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा, जितना उसने एक्वायर किया है। कितना एक्वायर किया है, 70%। तो 60,000 का जो इंटरिम डिविडेंड है उसको वो 70% मिलेगा, और प्री पीरियड में से हाफ मिलेगा 6/12, तो कितना मिलेगा, 21,000। या सीधा आप कर सकते हैं
30,000 का आप 70% कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री पीरियड का इंटरिम डिविडेंड है 30,000 का 70%, या आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 21,000। तो प्री पीरियड का इंटरिम डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को कितना मिल रहा है 21,000। अब जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है 6 लाख। 6 लाख माइनस जो उसको डिविडेंड मिलना है 21,000, 21,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,79,000। और अमाउंट ड्यू कितना था, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स इनटू एक्विजिशन परसेंटेज। शेयर कैपिटल कितना लिया है, होल्डिंग का शेयर कैपिटल कितना था 6 लाख का, 6 लाख का 70% प्लस ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है इसका 70%, 5,50,000 का 70%। तो ये देखिए 6 लाख का और 5,50,000 का 70% कितना आ गया 8,05,000। अब ये 8,05,000 तो आ गया, लेकिन कितना ड्यू था, कितना किया है 5,79,000। ठीक है, तो देना ज़्यादा था लेकिन दिया कम है, तो क्या आ गया बैलेंस कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व 2,26,000। अब ये जो कैपिटल रिजर्व है 2,26,000, ये हम कहाँ लिखते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व आ गया 2,26,000। ठीक, और उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वही तीन चीज़ों का कैलकुलेशन करना है, शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, तीनों को डिवाइड करना है रिमेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग परसेंटेज क्या है 30%। तो ये आपके पास आ गया 3,60,000। अब ये जो 3,60,000 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हम यहाँ पर शो करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड से नीचे, और ये जो हमारा रिजर्व का आता है रिजर्व से पहले। ठीक है, अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। होल्डिंग कंपनी की कैपिटल है 7 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 3,60,000, जनरल रिजर्व इज गिवन, कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास 2,26,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कितना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख का दिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख का आ गया। रिवेन्यू प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे उसको, होल्डिंग कंपनी को रिवेन्यू प्रॉफिट्स, ये जो पोस्ट एक्विजिशन है 50,000 है, 50,000 का कितना परसेंट मिलेगा 70%। तो 50,000 का 70% होल्डिंग को मिल रहा है 35,000, और वो जो डिविडेंड का शेयर माइनस किया था वो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 21,000। तो ये बैलेंस आ गया 4,14,000। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए, और इधर हमारी करंट एसेट्स हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आ गई, प्लांट एंड मशीनरी कंबाइन हो गई होल्डिंग की और सब्सिडरी की, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश ये सब कंबाइन हो गया। और यहाँ पर हमारा टोटल आता है 27 लाख, और यहाँ भी आता है 27 लाख। तो ये है आपकी सिंपल सी इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 24। On 31st March 2000, the balance sheet of H Limited stood as follows: shareholder fund, shares of 100 each, security premium दिया है, then reserves and profit and loss including interim dividend received from S Limited rupees 18,000। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड एस लिमिटेड से मिला है 18,000, ये है 87,500। अब इस इलस्ट्रेशन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सिर्फ आपको बैलेंस शीट एच लिमिटेड की दी है, अभी आपको यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, सब्सिडरी की यहाँ इस इलस्ट्रेशन में सेपरेट बैलेंस शीट गिवन है, इकट्ठी नहीं दी हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट कंबाइंड दी होती थी, अब बट इट इज़ नॉट कंबाइंड हेयर, इट इज़ गिवन सेपरेटली। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो वही रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ा है हमने इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड रुपीज़ 18,000, और क्रेडिटर्स, देन नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन 90% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। 90% खरीदे हैं, अगर 90% होल्डिंग के पास है तो 10% क्या होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नॉन करंट एसेट्स में देखिए गुडविल, अब यहाँ पे गुडविल गिवन है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं परचेज कंसिडरेशन का
एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो देखते हैं कि हमारा बैलेंस गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमेशा जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखते हैं तो हमें एक ही चीज़ लिखनी होती है, आइदर कैपिटल रिजर्व और गुडविल। अगर हमारे पास दोनों बैलेंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादा वाले बैलेंस में से कम वाले अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट आता है ऑन 31 मार्च 2000 द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। अब ये देखिए सब्सिडरी की बैलेंस शीट सेपरेटली गिवन है। ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल को दिए हैं, यानी कि साल के शुरू में ही दिए हैं। ये 31 मार्च 2000 की बैलेंस शीट है, तो ये साल क्या होगा, 1 अप्रैल 99 से लेकर 31 मार्च 2000 तक का। तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। प्रॉफिट फॉर 99 का प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, और ये आपको एसेट्स दी हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया है, द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 99। 1 जुलाई 99 को एक्वायर किया है, तो यहाँ पर हम इस डेट से प्री और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। प्री पीरियड कितना होगा, 1 अप्रैल 99 से लेके 1 जुलाई 99 तक कितना हुआ, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स प्री पीरियड है और 9 मंथ्स हमारा पोस्ट पीरियड है। एस लिमिटेड रेमिटेड चेक for rupees 2500 to S Limited on 30th March 2000 which was received by S Limited on 1st April 2000। ठीक है, एक चेक रेमिट किया S Limited को सब्सिडरी ने 30th मार्च 2000 को, और होल्डिंग ने उसको कब रिसीव किया है, 1 अप्रैल 2000 में। Then bills accepted by S Limited were all drawn by S Limited and S Limited had got bills of 15,000 discounted from बैंक। तो बिल डिस्काउंट कराया है कितने का, 15,000 का। एस लिमिटेड हैड परचेज गुड्स फ्रॉम एस लिमिटेड एंड विच गुड्स इनवॉइस्ड एट 25,000 वर इन स्टॉक 31 मार्च 2000। एच लिमिटेड सेल्स एट 25% टू कॉस्ट। तो ऐसे ही गुड्स इनवॉइस की हैं 25,000 की, और कितने पे की हैं, एस लिमिटेड ने कितने पे, 25% टू कॉस्ट। कितने पे सेल की है कि कॉस्ट का 25%। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट 25% है, तो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक छोटा सा टिप बताया था कि अगर ये 25% है कॉस्ट पर, तो 25% कितना हो गया, 25/100, दिस इज 1/4, ठीक है। तो 1/4 में अगर 4 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो सेलिंग पर कितना आ जाएगा, 1/5। इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट देन 1/5 ऑन सेलिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे 25/100 कितना हो गया, 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग पे कितना होगा, 1/4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1/5 एट सेलिंग। तो 25,000 इंटू 1/5 यहाँ पर हम लेंगे, तो जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसको हम अपने क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हमें करना है प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का डिवीजन डिटर्मिनेशन। तो डिवीजन कर लीजिए। यह भी मैंने आपको बताया था कि हमारा प्री पीरियड 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 3 मंथ्स का है, और पोस्ट पीरियड है 1 जुलाई से 31 मार्च का 9 मंथ्स का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था सब्सिडरी का, देखिए ये दिया है प्रॉफिट का 5,000, ठीक है, और प्रॉफिट उस साल का था 1,60,000 का। अब जो हम बैलेंस निकालते थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओपनिंग दिया है 5,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट 1,60,000, और इंटरिम डिविडेंड 20,000, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, रिजर्व में देखिए कैसे पता चलेगा कितना ट्रांसफर किया है। रिजर्व कितने के हैं, यहाँ आपको दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व ऑलरेडी गिवन है 20,000। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व इट इज एज इट इज गिवन 20,000, ये रिजर्व में ट्रांसफर किया है 20,000। तो ये आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000, 1,65,000 टोटल ये यहाँ पर आ गया। अब करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था
उसको हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड कर लेना है। 1,60,000 इंटू 3/12 प्री पीरियड का, 1,60,000 इंटू 9/12 दिस इज फॉर द पोस्ट पीरियड। तो इंटरिम डिविडेंड प्री एंड पोस्ट तो निकाल लिया। अब प्री पीरियड का कितना है और पोस्ट का कितना है। इंटरिम डिविडेंड 20,000 है, तो प्री पीरियड का कितना होगा 20,000 इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स हमारे प्री पीरियड है, तो ये हो गया 5,000। और 20,000 इंटू 9/12 दिस इज इंटरिम डिविडेंड फॉर द पोस्ट पीरियड। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 5,000 प्रॉफिट का, जनरल रिजर्व था हमारे पास 25,000, करंट ईयर का प्रॉफिट जो हमें मिला है प्री पीरियड से 40,000, और डिविडेंड हमने कितना दिया है 5,000, ये हमने माइनस कर दिया, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 65,000। फिर पोस्ट प्रॉफिट कितना था 1,20,000, 1,20,000 में से हमने इंटरिम डिविडेंड पोस्ट पीरियड का 15,000 माइनस कर दिया, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 1,05,000। अब होल्डिंग कंपनी को इंटरिम डिविडेंड कितना मिला है, यहाँ से भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,000 इंटरिम डिविडेंड प्री पीरियड का कितना था 5,000, और होल्डिंग ने कितना एक्वायर किया है 90%, तो 5,000 का 90% कितना हो जाएगा 4,500 जो है ये होल्डिंग कंपनी को इंटरिम डिविडेंड प्री प्रॉफिट्स में से मिला है। तो जितना उसको इंटरिम डिविडेंड मिला है उतना वो अपने परचेज कंसिडरेशन में से माइनस कर देगी। अमाउंट पेड 4 लाख था, उसमें से उसको डिविडेंड मिलना था 4,500, तो अल्टीमेटली हाउ मच होल्डिंग कंपनी हैज पेड 3,95,500। और ड्यू कितना था, कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए हैं 90%, तो कैपिटल कितनी थी सब्सिडरी की 4 लाख और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 65,000, इनका 90% आ गया 4,18,500। तो जो अमाउंट पेड था वो कम है और वैल्यू ज़्यादा ली है, तो इसका मतलब बैलेंस क्या आ गया कैपिटल रिजर्व 23,000। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आया है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में गुडविल भी गिवन है। तो आपको बताया था कि सिर्फ एक ही चीज़ हम लिखते हैं, वो कैसे होगा अभी करते हैं आगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इससे पहले हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताया था रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग कितनी है 90% होल्डिंग के पास है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 10%। 10% में उसको क्या मिलेगा कैपिटल का 10%, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का 10% और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का 10%। इन तीनों का 10% कितना आ जाएगा 57,000, ये हमारे पास आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट इन द स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट इन द स्टॉक मतलब कि एच लिमिटेड को गुड्स दी हैं लेकिन आगे, या एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड को दी हैं और वो सेल नहीं हुई, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बुक्स में लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि गुड्स को सेल नहीं किया गया, तो वो प्रॉफिट क्या है अनरियलाइज है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने एडजस्ट करना है, स्टॉक में से हम माइनस करते हैं और प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, पहले हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का भी मैंने आपको एक टिप बताया था कि 25% कॉस्ट है उसके ऊपर इन्वॉइस किया गया था, तो अगर ये 25% है 1/4 और सेलिंग पे कितना होगा 1/5, तो 25,000 का 1/5 कितना हो गया 5,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे लिखना है, आप देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एच लिमिटेड की कैसे बनेगी। ये शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 57,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट में एच लिमिटेड की, जनरल रिजर्व भी एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी। और एच लिमिटेड को रिवेन्यू प्रॉफिट कितना मिलेगा, पोस्ट प्रॉफिट कितना है 1,05,000, उसका 90% 94,500। अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट जो हमें मिला नहीं है वो क्या है, ये 5,000, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको हम माइनस करेंगे। 5,000 यहाँ पर माइनस होगा और दूसरा इसका कैलकुलेशन कहाँ होता है, स्टॉक में से हम अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करते हैं। हमेशा ये जो इस तरीके का है अनरियलाइज प्रॉफिट, इसकी एंट्री दो जगह पर होगी, एक यहाँ पर ये प्रॉफिट्स में से लेस किया जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, दूसरी बार एसेट साइड में इसको हम स्टॉक में से लेस करके शो करते हैं 5,000 यहाँ पर। देन डिविडेंड शेयर जो उसको मिला था माइनस किया था 4,500। क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए, बिल्स पेबल
बिल्स पेबल में म्यूचुअल ओइंग्स हैं 25,000 की, ठीक है। तो ये जो 25,000 के बिल्स पेबल हैं, यहाँ ये बिल्स पेबल में से 25,000 माइनस होंगे और उधर ये बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किए जाएंगे म्यूचुअल ओइंग्स। तो अगेन म्यूचुअल ओइंग्स हैं, एक बार बिल्स पेबल में से माइनस होंगी और एक बार बिल्स रिसीवेबल में से होंगी। बाकी हमें एसेट्स को कंबाइन कर देना है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स हो गए कंबाइन, ठीक है, और इधर बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे देन दिस टोटल शुड बी सेम। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जिसे हम प्रस्तावित लाभांश भी कहते हैं, कि जिसका प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या करना होता है हमें? प्रपोज डिविडेंड अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम कहाँ पर दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड जो है वो शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड होता है कि ऐसा डिविडेंड जो कि कंपनी ने डिक्लेयर तो किया है, लेकिन अभी कोई शेयर होल्डर आकर उसको क्लेम नहीं कर रहा। मतलब किसी शेयर होल्डर ने आके ये नहीं कहा कि ये डिविडेंड उसका है और उसने उस डिविडेंड को लेना है। तो अनक्लेम डिविडेंड अगर ऐसा कोई पड़ा है कंपनी के पास, तो वो किससे रिलेटेड होगा? देखिए कंपनी में यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी ने जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो होल्डिंग कंपनी जितना उसका हिस्सा है, जितना उसका शेयर है, उतना डिविडेंड तो होल्डिंग कंपनी ने ले लिया, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी नोज कि उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, उन्हीं शेयर्स के ऊपर उसको अपना डिविडेंड मिलना है और उतना ही डिविडेंड वो एस लिमिटेड से रिसीव करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वो क्लेम ना करने वाला जो डिविडेंड होगा वो कहाँ से होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट से होगा, क्योंकि वो एक सेकंड पार्टी है जो कि होल्डिंग को नहीं पता। हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक ऐसा शेयर होल्डर हो जिसका अभी होल्डिंग को ना पता चल रहा हो कि, और उसने अपने डिविडेंड को क्लेम ना किया हो। तो हमेशा अनक्लेम डिविडेंड जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होता है। अगर आपको क्वेश्चन में अनक्लेम डिविडेंड दिया गया है, तो आपने उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करके शो करना है। जितना भी आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपने अनक्लेम डिविडेंड को शो करना है। तो देखिए इलस्ट्रेशन 25, ऑन 31 March 2004 द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड stood as follows: share capital, reserve, profit and loss account, creditors, proposed dividend, investment in 70% of shares, plant and machinery, furniture, stock, debtors। अब ये 70% है, तो 70% होल्डिंग ने खरीदा है और 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन में भी आपको होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दी है और सब्सिडरी की बैलेंस शीट सेपरेट दी है। अब सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड दिया है ये 500, ठीक है। तो अब ये जो 500 अनक्लेम डिविडेंड है, ये हम कहाँ शो करते हैं? जितना भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे उसमें इसको ऐड करना है। और एक आपको ये दिया है प्रपोज डिविडेंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। The share of S Limited were acquired on 1st April 2003। 1st April 2003 को एक्वायर किया है। ये आपको बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2004 की, ठीक है। 31 मार्च 2004 की है, तो इसका मतलब ये ईयर क्या है? 1st अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004। तो साल के शुरू में ही एक्वायर कर लिया है, और साल के शुरू में जब एक्वायर किया 1st अप्रैल 2003, एस लिमिटेड जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन दैट डेट शोड द बैलेंस ऑफ ₹40,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। जर्नल रिजर्व का 40,000 था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 25,000 बैलेंस था। किसका? सब्सिडरी कंपनी का। ऑन 1st जनवरी 2004 इट डिक्लेयर्ड द फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, ठीक है। और 2004 में फाइनल डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर एंड बोथ वर क्रेडिटेड बाय एश लिमिटेड इन टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? चलिए अब इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ये कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट।
तो प्री पीरियड देखिए फर्स्ट डेट को ही जब एक्वायर किया तो प्री पीरियड 0 है और 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2004 तक 12 मंथ्स का पोस्ट पीरियड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस 25,000 दिया है और डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है फाइनल 15,000 का। इंटरिम डिविडेंड भी गिवन है 12,000 का। प्रपोज डिविडेंड भी गिवन है, देखिए ये सारे डिविडेंड गिवन है। ये प्रपोज डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड बताया है 10%। 10% किसका? कैपिटल का। कैपिटल कितनी है? 1,50,000 का 10%, ठीक है। और ये इंटरिम डिविडेंड है 8%। तो प्रपोज डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड भी आ गया और फाइनल डिविडेंड भी आ गया। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है? रिजर्व कितने हैं? 75,000 लास्ट में और साल के शुरू में कितने थे? 40,000, ठीक है। जनरल रिजर्व 40,000 था। अगर साल के शुरू में 40,000 था जनरल रिजर्व और लास्ट में जाकर 75,000 हो गया तो कितना ट्रांसफर किया होगा रिजर्व में? 35,000, ठीक है। तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया 35,000। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ये रहा 45,000, सब्सिडरी का 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो ये 45,000 आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 98,500। अब करंट ईयर के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दीजिए। प्री में नील है क्योंकि पीरियड कुछ नहीं था, सारा का सारा पोस्ट पीरियड है तो 98,500 ये सारा प्रॉफिट किसका हुआ? पोस्ट पीरियड का। अब इसी तरीके से प्रॉफिट हमने ही यहाँ पर दिया तो प्री प्रॉफिट्स कैलकुलेट करिए। ओपनिंग प्रॉफिट दिया था 25,000 का, रिजर्व था 40,000, प्री पीरियड का कोई प्रॉफिट नहीं मिला। फाइनल डिविडेंड यहाँ से दिया 15,000 का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन थे सब्सिडरी के, वो राइट ऑफ कर दिए तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000। उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट, ये सारा का सारा पोस्ट प्रॉफिट है 98,500। इसमें से इंटरिम डिविडेंड दिया गया। इंटरिम डिविडेंड कितना कैलकुलेट किया था? 12,000। तो ये 12,000 इंटरिम डिविडेंड दिया तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया? 86,500। फिर होल्डिंग कंपनीज शेयर इन फाइनल डिविडेंड, होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा? होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड कितना मिलेगा? फाइनल डिविडेंड कितना था? 15,000। 15,000 का 70%, क्योंकि 70% ही ओन किया है 10,500। अब जितना डिविडेंड इसे मिलना है उतना वो अपना परचेज कंसिडरेशन में से माइनस कर दिया। परचेज कंसिडरेशन था 1,70,000 का, 10,500 लेने थे तो उतना उसने कम अमाउंट पे कर दिया। कितना किया? 1,59,500। और वैल्यू कितनी ली? शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन का 70%। शेयर कैपिटल थी 1,50,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स थे 45,000, इसका 70% 1,36,500। तो अमाउंट पे किया 1,59,500 और वैल्यू ली है 1,36,500 की। तो इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का पे किया है? 23,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो ये गुडविल दी है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वही चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, किसमें? जितना उनका परसेंटेज है। परसेंटेज कितना है? 30%। सो 30% ऑफ शेयर कैपिटल, 30% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड 30% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये हमने ले लिया। प्लस अनक्लेम डिविडेंड भी गिवन था तो अनक्लेम डिविडेंड को हम कहाँ शो करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये 500 हमने ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 84,950। तो ये हमारे पास आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आसानी से बना सकते हैं। एच लिमिटेड की देखिए बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके शेयर कैपिटल एच लिमिटेड की 4 लाख है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 84,950। जनरल रिजर्व होल्डिंग का दिया है 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,05,000 जनरल रिजर्व का गिवन है और सॉरी जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस 1,05,000 गिवन है और एच लिमिटेड का रिवेन्यू प्रॉफिट्स जो पोस्ट प्रॉफिट है उसका 70% उसको मिलेगा 60,550। डिविडेंड का जो शेयर उसे मिलना था वो माइनस हो जाएगा 10,500 तो टोटल आ गया 1,55,050। करंट लाइबिलिटीज कंबाइन हो गई और जो प्रपोज डिविडेंड था वो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। प्रपोज डिविडेंड आ गया 44,000 का और इधर हमारी करंट और नॉन करंट एसेट्स हैं।
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। यस, इसमें हमारा बैलेंस देखिए क्या आया था। इसमें बैलेंस हमारा गुडविल का आया था 23,000। ठीक है, गुडविल ही हम लिखेंगे 23,000। यहाँ पर ये हमारी गुडविल आ गई, तो ये गुडविल हमने एसेट साइड में शो किया है। तो टोटल कर दिया बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का टोटल जो है वो बराबर है, और बराबर है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये हुआ आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 25। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। गुडविल थी 23,000 की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये अब हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी है, और यहीं पे ये आपका लेक्चर ख़त्म है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।